हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स को, यानी ऐसे निर्धारक तत्व जो होते हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को निर्धारित करते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल से अतिरिक्त। ओके, वो पढ़ेंगे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को निर्धारित करते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं दैट शेप इन्फ्लुएंस एंड फंक्शनिंग। वो शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं, फंक्शनिंग कि कैसे कार्य करेगा, उसका प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, इवोल्यूशन विकास कैसे होगा फेडरलिज्म का इन इंडिया, भारत के अंदर, बट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड और डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है उस चीज़ को, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ संविधान की अतिरिक्त चीज़ें हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली गवर्नड नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें डायरेक्टली रूल नहीं करता है, गवर्न नहीं करता है, ठीक है, उनके ऊपर बात नहीं करता है। दो फैक्टर्स होते हैं यहाँ हमें समझना ज़रूरी है। एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है एक्स्ट्रा। ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ना, असंवैधानिक होता है, विच इज़ इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉजिटिव सेंस और कुछ अतिरिक्त प्लस में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमें समझना होगा। इसमें कुछ अतिरिक्त संविधान में मेंशन नहीं है वो चीज़ें हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की उल्लंघना करता है, वो कहता है कि ये तो असंवैधानिक है, विच इज़ इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। ओके, अब हम कहाँ पर थे, हम पढ़ रहे थे कि ये मेंशन नहीं है, डायरेक्टली गवर्न नहीं होता है। दे अराइज फ्रॉम सोशल रियलिटी, वो कहाँ से उसका उद्भव होता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं ये सोसाइटी के सोशल नीड से, रियलिटीज, वास्तविकता से आते हैं। समाज की रियलिटी क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ये उभरते हैं, यानी जो राजनीतिक विकास होता है उसके दौरान, एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स इसमें इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक की स्थिति क्या है, आर्थिक समाज में आपकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार ये। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो दीज आर प्रैक्टिकल फोर्सेस, ये सब क्या होती है, व्यवहारिक शक्तियाँ हैं, व्यवहारिक फोर्स है, ऑपरेटिंग आउटसाइड, यानी ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऑपरेट होती है बाहर से, ये मान लीजिए सोसाइटी से ऑपरेट होती है रियल लाइफ में। ओके, आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट दैट स्ट्रेंथन और वीकन, ये किस चीज़ को मजबूत करती है और साथ में मजबूत भी करती है, कमज़ोर भी करती है फेडरल रिलेशन को। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है तब स्ट्रॉन्ग करेगी, नेगेटिव हो जाएगी तब वीक करेगी। हमारे जो संघवाद के रिलेशंस हैं, फेडरल रिलेशंस हैं, उनको भारत के अंदर। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, प्रोवाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, वो हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देता है कि आपको संघवाद को इस रूप में देखना है, ठीक है। दीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स, लेकिन इसी के साथ ये जो अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्धारक तत्व होते हैं, ब्रिंग इट टू लाइफ, ये हमें रियल लाइफ के बारे में बताते हैं कि कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई हो रहा है, आज का सब चीज़ें मॉडिफाई होते जा रही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा प्लस में ही जाकर हम इन चीज़ों को देखेंगे रियल लाइफ में। 3 एस्पेक्ट्स हैं नॉर्मली, 3 तरीके के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स है सोशल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो कि समाज पर निर्धारित होते हैं, यानी सामाजिक निर्धारक होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी जो भारत की डाइवर्सिटी देखिए कितनी है, भारत में विविधता बहुत है, तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज की आप डाइवर्सिटी को देख लीजिए, ये निर्धारित करता है सोशल डिटर्मिनेंट्स का एक फैक्टर है। इंडिया सोशल फैब्रिक इज वोवन विद मल्टीपल रिलीजन, जो भारत का सामाजिक ताना बाना है ना, वो अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों, जनजातियों और रिलीजन की आइडेंटिटीज़, धार्मिक आपकी आइडेंटिटी है उससे बना हुआ है, क्षेत्रीय पहचानों से बना हुआ है, ताना बाना बुना हुआ है, वी कैन से दैट, ठीक है। इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, कपड़ा एक कह सकते हैं वो, जिसमें हर प्रकार के धर्म, भाषाएं, जाति, जनजाति हम देखने को मिलती है। द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, जो स्वायत्तता की डिमांड होती है, यानी खुद अपना रूल करेंगे, स्टेटहुड होता है, राज्यों का दर्जा देना अलग तरीके से, और स्पेशल राइट्स देना, कुछ इंपॉर्टेंट विशेष अधिकार देना,
ऑफन अराइज फ्रॉम दिस डीप रूटेड सोशल डिफरेंसेस। और ये जो सोशल डिफरेंसेस अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं ना, यहीं से इन सब चीज़ों की डिमांड उठती है। किन किन चीज़ों की? ऑटोनॉमी की, स्टेटहुड की, स्पेशल राइट्स की। ओके, इन सब की डिमांड्स इन्हीं सब से उठती है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर जब फॉर्मेशन बनता है, किन किन का बना है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों भाषा के आधार पर अलग हुए हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी, क्योंकि इनकी जो भाषा है ना वो इनकी पहचान है। जैसे आंध्र प्रदेश के लोग अलग भाषा बोलते हैं, गुजरात के मराठी, तो ये इनकी भाषा इनकी पहचान बनी। तो इन्होंने अपने देश, अपने जो राज्य है उसका किस तरह से स्टेटहुड मांगा? अपनी लैंग्वेज के बेस पर स्टेटहुड मांगा। ठीक है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और संविधान के अंदर कुछ मजबूत भाषा आधारित पहचान को अलग दी गई है। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजाति होती है, ओके, उसमें से एंड शेड्यूल कास्ट को अलग दी हुई है। रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को क्या दिया गया है? अलग तरीके का विशेष संविधान की सुरक्षा दी गई है। और यह सामाजिक विविधता को, प्रभाव को दर्शाती है कि यस, हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी इन्हें जो है मिली है, इन्फ्लुएंस हुए हैं। अब हम देखते हैं रीजनलिज्म एंड सब नेशनलिज्म, क्षेत्रवाद और उपराष्ट्रवाद क्या होते हैं। देखिए, रीजनलिज्म किसी सत्ता, प्योरली नॉर्मली एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र की डिमांड, मांग पूरी करवाने के लिए, और सब नेशनलिज्म को समझेंगे। डिफरेंट रीजन्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग ही रीजन है। हैव विटनेसेस स्ट्रॉन्ग रीजनल प्राइड, और इनके अंदर अपने रीजन को लेके, अपने क्षेत्र को लेके बहुत अलग तरीके की प्राइड है। ओके, एक ये मूवमेंट्स भी चलाते हैं, आंदोलन भी होते हैं, इनमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मजबूत है, गौरव बहुत है इनको अपने क्षेत्र को लेकर। ठीक है। रीजनल एस्पिरेशंस, जितनी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है, सम टाइम चैलेंज सेंट्रल अथॉरिटी, और इनके पास इतनी पावरफुल ये रीजनल अथॉरिटी है कि ये समटाइम्स सेंटर को भी चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, सेंटर को भी चैलेंज करके अपनी डिमांड को मनवा लेते हैं। यानी ये ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड करते हैं कि हम लोकल बॉडी, हमारी अलग रीजनल प्राइड है, आप हमें पूरी पावर्स दे दीजिए, ऑटोनॉमी दे दीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं तो द्रविडियन मूवमेंट होता है तमिलनाडु के अंदर, लेट टू एम्फेसाइज ऑन स्टेट राइट्स, और वो किसके लिए? कि हमें स्टेट की राइट्स चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन, राज्य के अधिकारों पर जोर दिया गया। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, अब ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आसाम, मेघालय, जो ये सिस्टर वाला इलाका है, 7 सिस्टर का इलाका जो है, वो डिमांड करता है कि हमें भी अपनी पावर्स दे दीजिए अलग। इन्फ्लुएंस करती है फेडरल स्ट्रक्चर को, बताती है कि हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है। बिकम मोर एकोमोडेटिव, और ये और ज़्यादा उदार बनाती है इस ढांचे को। ठीक है, अब हम देखते हैं कम्युनल एंड एथनिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। कम्युनल यानी सांप्रदायिक और जातीय कारक क्या क्या होते हैं जिसमें जो प्रभावित करते हैं फेडरलिज्म को। सोशल टेंशंस अमॉन्ग रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स हैव लेड टू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, ये जो सामाजिक टेंशंस होती है ना, तनाव हो जाता है बीच में, कोई धर्म को लेके, कोई भाषा को लेके, समूहों को लेके, ये क्या कारण बनता है? ये अपने आप को स्पेशल अरेंजमेंट की डिमांड करता है कि हमारे यहाँ स्पेशल प्रशासनिक अरेंजमेंट चाहिए हमें। ठीक है, जिसमें 6th शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं। फिर है सच फैक्टर्स, इस तरह के कुछ फैक्टर्स कंपेल द सेंटर टू नेगोशिएट, सेंटर को कंपेल करते हैं नेगोशिएट करने पर, एंड सम टाइम डिवॉल्व ग्रेटर पावर टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। तो इस तरह की जो पावर्स होती है वो सेंटर को ना बाध्य कर देती है, मतलब मजबूर कर देती है कि वो अपनी पावर को डिवॉल्व करेगा ही करेगा, बांटेगा, हस्तांतरित करेगा। डिवॉल्व करना होता है हस्तांतरित कर देना। समरी देख लेते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, सामाजिक निर्धारक जो होते हैं, इंट्रोड्यूस द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये दर्शाते हैं कि अब आपको लचीला होना पड़ेगा, सेंटर को थोड़ी बातचीत पर आना पड़ेगा, नेगोशिएशन पर आना पड़ेगा, एकोमोडेशन पर आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ज़रूरत है थोड़ा समायोजन करने की, थोड़ा लचीलापन लाने की, वास्तविकता में देखने को मिलता है इंडियन फेडरलिज्म में ये। और ये किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? पॉलिसीज़ को, नीतियों को, एंड फेडरल रिलेशन, जो हमारे संघवाद के रिलेशंस हैं बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर ही है, प्लस में ही है, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक हमारा आता है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, जो कि राजनीतिक निर्धारक होते हैं। क्या होते हैं ये पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स? स्टार्ट करते हैं इसे।
नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, अलग अलग राजनीतिक गुट, क्षेत्र, दल जो होते हैं, उनका क्या प्रकृति रहती है। तो पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। पहली बात तो ये हमने पहले के सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है पार्टी सिस्टम वगैरह को। नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते हैं पार्टी सिस्टम, पर्टिकुलरली द प्रेजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, जहाँ हम बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की, नेशनल पार्टी नहीं, क्षेत्रीय दल जो विशेष किसी स्टेट से आते हैं। तो ऐसे दलों की जब हम बात करते हैं, ग्रेटली इम्पैक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो पार्टीज होती है ना, ये जो दल होते हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को, क्योंकि व्हेन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, मान लीजिए कोई नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग सरकारें, वो डिफरेंट पार्टीज से आती है, तो टेंशन तो बढ़ेगी ही। व्हेन अलाइंड, वो जब एक साथ मिलेंगे, कॉपरेशन इंप्रूव होगा, ठीक है, टेंशन भी बढ़ेगी, और जब वो साथ में आएंगे कॉपरेशन भी होगा, सहयोग की भावना भी रहेगी, तो टेंशन भी बढ़ती है और कॉपरेशन भी होता है। तो ये नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग, कोई देखिए राष्ट्रीय दल और राज्य दल, ये जब साथ में मिलेंगे, वो क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र से आ रही है, तो मतभेद भी हो सकते हैं बहुत सारे, उनकी एक चीज़ पर मंजूरी नहीं भी हो सकती है, वो अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, तो इससे टेंशन भी राइज होगी। फिर जब वो अलाइन करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो अच्छे से काम भी करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, जैसे ही क्षेत्रीय दलों का राइज होता है, उद्भव होता है, उदय होता है, लाइक डीएमके, टीएमसी, बीजेडी और टीआरएस, ये सब इंपॉर्टेंट पार्टीज है, स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है फेडरल डिमांड्स को। जो लोग लोकल लेवल से डिमांड उठा रहे थे, ये उनकी डिमांड्स को नेशन तक पहुंचाती है, सेंटर तक पहुंचाती है। कोलिएशन गवर्नमेंट, जो गठबंधन की सरकार होती है एट द सेंटर लेवल पे, हम देखते हैं कौन कौन सी है, दो ही है इंपॉर्टेंट, यूपी और एनडीए। गेव ग्रेटर वॉइस, ये इन चीज़ को ग्रेटर वॉइस देती है टू स्टेट पॉलिसी मेकिंग, की ये जो कोलिएशन की गवर्नमेंट है वॉइस प्रदान करती है स्टेट पॉलिसी की, स्टेट्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए। फेडरल कोलिएशन एंड पावर शेयरिंग देखते हैं। तो कोलिएशन एरा कहाँ से कहाँ तक था, 1990 वर्ड से आज से चला आ रहा है, आज तक ही कोलिएशन गठबंधन की सरकार आज भी चल रही है। क्रिएटेड अ मल्टी पार्टी, इसी चीज़ ने मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट पार्टी आके मिलकर एक सरकार बनाती है। तो ये क्या हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम मेक अ सिंगल पार्टी, नॉट सिंगल पार्टी, कोलिएशन की गवर्नमेंट गठबंधन कर लेती है, ठीक है, एक साथ मिल जाती है। ये फेडरल कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते, क्रिएट करती है, बनाती है। वेयर रीजनल लीडर्स गेंड इन्फ्लुएंस एट द सेंटर, जहाँ पर क्या होता है, ये जब मल्टी पार्टी डिफरेंट आती है, इससे क्या होता है, जो रीजनल लीडर्स है, एक क्षेत्र का पर्टिकुलर कोई लीडर है, कोई नेता है, उसको क्या होता है, गेंड इन्फ्लुएंस, उसको एक प्रभाव मिल जाता है लोगों का सेंटर के अंदर, फिर उसे सब जानने लग जाते हैं। स्टेट्स ऑफन बार्गेन फॉर मोर रिसोर्सेज, अब राज्य क्या होते हैं, सौदेबाजी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि हमें और रिसोर्सेज दीजिए, प्रोजेक्ट्स दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ऑटोनॉमी दीजिए ड्यूरिंग कोलिएशन पीरियड्स। फिर देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स आते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, यानी राजनीतिक आंदोलन और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह। फार्मर मूवमेंट आया था जैसे भारत के अंदर, ठीक है, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट आता है, यानी कि जो जनजातियां हैं वो अपने ट्राइबल के लिए डिमांड करती हैं, अधिकारों की मांग करते हैं। सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करती है, किस पर दबाव बनाती है, यूनियन पर और स्टेट पर, संघ पर और राज्यों पर बनाती है, गवर्नमेंट्स पर, उनकी सरकारों पर, वो नेगोशिएट करती है, बातचीत करती है कि हमें पावर शेयर की जाए, ओके, मैकेनिज्म के बारे में बात करती है। फिर देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन ऑफन डिटरमाइंस, ये इस चीज़ को निर्धारित करता है द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। पॉलिटिकल कंपटीशन यानी जो राजनीतिक स्पर्धा होती है, वो इस चीज़ को निर्धारित करती है कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म को यूज़ किया जाएगा, लाइक प्रेसिडेंट रूल कब कैसे लागू होगा, कैसे जो सेंटर है वो अपने फंड्स को एलोकेट करेगा, आवंटन करेगा, पैसों को बांटेगा सरकारों के बीच में, राज्यों को। समटाइम पार्टीशंस बिहेवियर जो होता है ना, ये जो पार्शियन बिहेवियर लीड्स द सेंट्रलाइजेशन, कुछ टाइम ऐसा पार्शियन बिहेवियर देखने को मिलता है, वी कैन से दैट थोड़ा भेदभाव, ओके। ये क्या करता है, पक्षपात जो होता है ना, एक पार्टी को आप ज़्यादा, एक स्टेट को आप ज़्यादा दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, ये सही नहीं होता है, ये लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन, ये केंद्रीकरण को दर्शाता है। एट अदर टाइम स्टेट असर्टिवनेंस, और यानी कि तो कभी राज्य की मुखरता संघीय ढांचे को बढ़ावा देती है, जैसे राज्य कहता है बस मुझे अब सेंटर के साथ नहीं रहना, असर्टिवनेस, मुझे अब खंडन होना है,
तो ये सेंटर को और ज़्यादा प्रभावित करती है, फेडरल बैलेंस बना के रखती है। तो इसी के साथ हमने पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स को भी देखा, इसकी समरी देखते हैं। पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट शेप द वर्किंग रिलेशनशिप, कैसे एक साथ मिलके काम करते हैं बिटवीन सेंटर स्टेट डायनेमिकली, व्यापक तरीके से गतिशीलन है आज इसमें देखने को मिलता है। ऑफन मेकिंग फेडरलिज्म मोर कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस, जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है डिटर्मिनेंट्स चेंज होते रहते हैं, डिटर्मिनेंट्स प्रभावित करते रहते हैं इनको। फिर आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, यानी आर्थिक निर्धारक। आर्थिक निर्धारक कैसे प्रभावित करते हैं यूनियन, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को। तो इसमें आता है फिस्कल फेडरलिज्म। क्या होता है फिस्कल फेडरलिज्म? विच इज रिलेटेड विद मनी, वी कैन से दैट, जहाँ पैसे की बात आती है, राजकोषीय, जो राजकोषीय मतलब जो हमारा राजकोष है उस फिस्कल है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब बात आती है आवंटन करने की, बांटने की, क्या चीज़? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आर्थिक संसाधन है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर को स्टेट को कितना बांटा जाएगा, इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ फेडरलिज्म, और यही चीज़ नेचर ऑफ फेडरलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। जब हमने फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़े थे ना, हमारे वीडियो में वो कवर किए हुए, आप जाके देख भी सकते हैं, उसमें भी हमने इसकी बात की थी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो सेंटर और स्टेट में अलग अलग होगा, तो वहाँ पर नेचर ऑफ फेडरलिज्म बहुत प्रभावित होता है। स्टेट्स ऑफन डिपेंड ऑन सेंटर्स, जो स्टेट्स होते हैं उनको डिपेंड रहना पड़ेगा सेंटर्स की ग्रांट्स पर। अगर सेंटर पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो मान लीजिए सेंटर ग्रांट नहीं करेगी, देना तो पड़ेगा ही लास्ट में जाके, लेकिन क्या होता है जब डबल इंजन की सरकार होती है तो आसानी से पैसा निकल जाता है सेंटर से, और नहीं होती है तो सेंटर नहीं पैसा देती है, बहुत लेट करती है, देती तो है लेकिन लेट कर देती है फंडिंग को, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, ये टेंशन सी तो है बीच में, बट डिमांड ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी, और यही चीज़ जो है स्टेट डिमांड करते हैं कि जब हम फेडरलिज्म का पार्ट है, जब भारत के अंदर फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है तो इतनी लेट डिमांड्स हमारी पूरी क्यों होती है, फटाफट होनी चाहिए। फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़रूरी है फिस्कल, राजकोषीय स्वायत्ता देनी। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर इंक्रीजिंग स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। अब कुछ स्टेट्स जो है देखने को मिलता है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेंटर के टैक्सेस में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, लेड टू रिकमेंडेशंस बाय फाइनेंस कमीशन, और इस चीज़ को फाइनेंस कमीशन भी जो है मंजूरी दे दे, इस तरह से कुछ है। केंद्रीय करों में भी राज्य सरकारों की हिस्सेदारी बढ़ने की मांग वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर है। द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल 2000 पोस्ट 2017 के बाद हुई थी। अब बॉडी एक ऐसी बॉडी है वेयर बोथ सेंटर और स्टेट यहाँ पे मिलकर डिसाइड करती है कि कैसे टैक्सेशन पॉलिसीज होगी, मैटर्स कैसे होंगे, यहाँ दोनों आके काम करती है। ये चीज़ शो करती है कि हाँ कॉपरेशन हो रहा है, सहयोग हो रहा है संघवाद के अंदर, विच इज़ इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक समन्वय, बैठ के काम करना, संघवाद, संयुक्त रूप से काम हो रहा है, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक डिसपैरिटीज देखने को मिलती है, क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं हैं, ओके। अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा है, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र देखिए, बिहार का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र का होते ही जा रहा है। तो ये देखिए डिसपैरिटीज, असमानताएं देखने को मिल गई ना यहाँ पर, लीड्स टू डिमांड, और यही चीज़ किस चीज़ को लीड करती है, किस चीज़ को मांग करती है, स्पेशल स्टेटस दिया जाए पुअर स्टेट्स को, हाइयर ग्रांट्स दी जाए, ज़्यादा पैसा दिया, मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा स्वायत्ता दी जाए ताकि वो और ज़्यादा डेवलप कर सकें। स्टेट्स ऑफन पुश फॉर मोर कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेट जो हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, वो किस चीज़ पर ज़्यादा पुश करते हैं, राज्य अक्सर आर्थिक हितों के आधार पर खनिज, जो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो राज्य होते हैं ना वो आर्थिक आधार पर क्या करते हैं, और ज़्यादा हितों के आधार पर मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं कि हमारा अधिकार होना चाहिए इन सब चीज़ों पर। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलती है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण देखने को मिलता है। पोस्ट 1991 के बाद की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार आए थे, एम्पावर्ड किया उन्होंने, सशक्त किया स्टेट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जाइए स्टेट्स को कहा कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट हैं इस चीज़ में, फॉरेन कंपनी आके आपके स्टेट में कोई अगर लगाना चाहे कंपनी वगैरह तो लगा सकती है, आप फ्री हैं। तो थोड़ा सा उदारीकरण दिया गया, ग्लोबलाइजेशन का मार्केट को बनाया गया 1991 के बाद। स्टेट्स नाउ कम्पीट, अब एक दूसरे से कम्पीट करने लगे, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिला। स्ट्राइविंग टू ऑफन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब स्टेट आपस में स्पर्धा करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, पॉलिसीज़ हमारी बहुत अच्छी बने, ठीक है। उसके बाद हम जो है अपना बुनियादी ढांचा अच्छा करें, इंसेंटिव्स लेकर आएँ, अलग अलग प्रयास करें बेहतर तरीके से, ठीक है।
फिर एग्जाम्पल देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात समिट्स हुए, मेक इन उड़ीसा बना, इन्वेस्ट कर्नाटका, ये सब कैंपेन्स चलाए गए थे जिससे स्टेट अपने आप को और मजबूत कर रहे थे। स्टेट्स प्रमोट देमसेल्फ, अपने आप को प्रमुख रूप से पेश कर रहे थे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टर्स की। आज हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है, हम अपने बहुत उदारीकरण का माहौल हो गया था उस टाइम, ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, जो आर्थिक निर्धारक तत्व होते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू डायमेंशन, नए आयामों को कॉपरेशन, कंपटीशन और नेगोशिएशन के बीच बात करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं डीपली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन इस आंसर का, दस वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन लेज द फाउंडेशन, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी फाउंडेशन रखी है इंडियन फेडरलिज्म की, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स जो संविधान के अतिरिक्त हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये प्रेशर करते हैं और किस चीज़ को शेप करते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग को दिखाते हैं। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, ना कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो दे मेक इंडियन फेडरलिज्म, और यही चीज़ जो है भारत के संघवाद को और फ्लेक्सिबल, चेंज होने वाली, अडेप्टिव, डायनेमिक यानी व्यापक, गतिशील बनाती है, इंश्योरिंग इट्स रिमेन रिस्पॉन्सिव, और इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि आज भी ये रिस्पॉन्सिव है, नीड ऑफ डाइवर्स चेंजिंग, और सोसाइटी की इसे बदलता रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।